हामिद मीर के पीटीआई के हवाले से बड़े दावे सामने आ गए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में कुछ अहम हक़ाइक़ पेश किए हैं। उनके मुताबिक कोई सीखना चाहे तो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़यात से बहुत कुछ सीख सकता है। 26 नवंबर को हमने दिन की रोशनी में अवामी हुजूम के सामने रियासत की ताकत और तमकनत को न सिर्फ बेबस होते बल्कि फ़रार होते भी देखा। फिर 26 नवंबर को रात का इस्लामाबाद के रेड जोन में सब रोशनियाँ बुझा दी गई। ब्लू एरिया की सब इमारतों की बिजली भी बंद कर दी गई। जब हर तरफ अंधेरा छा गया था तो इस अंधेरे में रियासत ने अपनी ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया और इस तमकनत को बहाल किया जिसे दिन की रोशनी में छीन लिया गया था। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ में आज इसी हवाले से बात करेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण खान। 26 नवंबर को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दो सियासी जमातें नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़ी। लिहाजा इस दिन के वाक़यात से सिर्फ एक फरीक को नहीं बल्कि दोनों फरीकैन को सबक सीखने की ज़रूरत है। वफाकी वुज़रा ने रात के अंधेरे में क्रैकडाउन के ज़रिए तहरीक इंसाफ वालों को इस्लामाबाद से भगाकर अगले दिन अपनी फतह का ऐलान किया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भगोड़ा करार दिया। तहरीक इंसाफ के कायदीन ने कहा कि उनके कारकुनों पर डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, लिहाजा उन्होंने अपने कारकुनों की ज़िंदगियां बचाने के लिए एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। 26 नवंबर के वाक़यात के एक ऐनी शाहिद की हैसियत से मेरी राय मुख्तलिफ है। इस दिन ना तो वफाक ने सूबे पर फतह पाई और ना ही तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी क़यादत के कहने पर इस्लामाबाद से वापस गए। हमें ये मानना पड़ेगा कि बतौर रियासत और बतौर कौम हम सब की शिकस्त का दिन था। दिन की रोशनी में तमाम रियासी इदारों की ताकत को शिकस्त हुई और रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जोश और जज्बा शिकस्त खा गया क्योंकि पार्टी की क़यादत मौके से फ़रार हो गई। तहरीक इंसाफ की नई सियासी रहनुमा बुशरा बीबी ने बार बार कहा था कि वो हर सूरत डी चौक पहुँचेंगी और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगी जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ने कहा था, हमने घर वालों से कह दिया है कि हम इमरान खान के बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे और घर वालों से ये भी कह दिया है कि अगर वापस ना आए तो हमारा जनाजा पढ़ लिया जाए। ये तो मानना पड़ेगा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला तमाम रुकावटें तोड़ता हुआ इस्लामाबाद के रेड जोन के करीब पहुंच गया। जिन वफाकी वुज़रा ने दावा किया था कि तहरीक इंसाफ वालों को किसी सूरत में इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, वो सब 26 नवंबर की दोपहर को हैरान रह गए जब तहरीक इंसाफ वाले टी चौक में पहुँच गए और वहाँ कंटेनर्स पर चढ़कर अपने झंडे लहराते रहे। जब मैंने देखा कि कंटेनर्स पर मौजूद रेंजर्स के जवान तहरीक इंसाफ वालों से हाथ मिलाकर पीछे की तरफ जा रहे थे तो मालूम किया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत रेड जोन की तरफ आ रही है या नहीं। पता चला कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा डी चौक जाने की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि उनके ख्याल में मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान को रिहा कराना आसान हो गया है। काफ़ी देर तक तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा डी चौक नहीं आया बल्कि ये साहिबान चाइना चौक आकर रुक जाते थे। कारकुन अपने रहनुमाओं से लड़ते रहे कि आगे बढ़ो। रहनुमाओं का ख्याल था कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग शुरू कर दी तो लाशें गिरेंगी। इसी दौरान वाक़ई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो गई। नाज़रीन, कारकुनों ने मुज़ाहमत की लेकिन फिर पीछे हट गए। मगरिब तक डी चौक को मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया और फिर चाइना चौक पर मौजूद हुजूम के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए अंधेरे का सहारा लिया गया। मैंने आंसू गैस के धुएं और गोलियों की तड़तड़ाहट में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान घूम फिर कर बहुत से सवालात के जवाबात तलाश किए। अहम तरीन सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद के अंदर कैसे आ गया। कारकुनों का कहना था कि वो 2 दिन की मुज़ाहमत से रुकावटें हटा कर आए हैं। पुलिस, रेंजर्स और एफसी वालों का कहना था कि हमने शहर के दाखिली रास्तों पर ज़्यादा मुज़ाहमत इसलिए नहीं की क्योंकि हुजूम बहुत बड़ा था जिसमें औरतें भी शामिल थी और हम अपने ही पाकिस्तानियों की लाशें नहीं गिराना चाहते थे। एक अहम बात यह भी पता चली कि इस्लामाबाद के तमाम रास्ते 23 नवंबर को बंद कर दिए गए थे। सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस के अलावा रेंजर्स और एफसी को भी इस्लामाबाद बुलाया गया था। दूसरे सूबों से बुलाए गए पुलिस के हज़ारों जवानों को रात सोने के लिए टेंट लगा कर दिए गए, लेकिन
ان کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ 2-3 دن تک انہوں نے اپنی جیب سے کھایا پیا۔ اسلام آباد مہنگا بھی ہے، اکثر پولیس والوں کے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ 26 نومبر تک یہ تھک چکے تھے۔ جب ان کے حالات کا علم صدر آصف علی زرداری کو ہوا تو انہوں نے سندھ کے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ اگر اسلام آباد پولیس آپ کے جوانوں کا خیال نہیں رکھ سکتی تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست آپ کرے۔ میں مزید تفصیلات بیان نہیں کر سکتا، کالم کا دامن تنگ ہے۔ 26 نومبر نے تمام ریاستی اداروں کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تحریک انصاف کا احتجاج نہیں روک سکا۔ میڈیا پر ریاست کا کنٹرول تحریک انصاف کے بیانیے کو شکست نہیں دے سکا۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات کی ساکھ بری طرح مجروح ہو چکی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی وفاقی حکومت عوامی حمایت سے محروم ہے۔ تحریک انصاف بظاہر ایک پاپولر جماعت نظر آتی ہے، لیکن اس جماعت کے کارکن عمران خان کے سوا کسی دوسرے رہنما پر اعتماد نہیں کر سکتے، اور 26 نومبر کے بعد اس جماعت کے وہ سب قائدین کارکنوں کی نظروں میں مشکوک ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے۔ کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور تحریک انصاف پر پابندی کسی مسئلے کا حل ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے مایوس کارکنوں کی ایک بڑی تعداد واپس جا کر ریاست دشمن عسکریت پسندوں کے ہاتھ میں کھلونا بن سکتی ہے۔ جب بھی سیاسی جماعتیں اور جمہوری ادارے کمزور ہوتے ہیں تو شدت پسند اور مسلح گروہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 26 نومبر کا سبق یہ ہے کہ 8 فروری کو جو بندوبست کیا گیا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ مجھ جیسے صحافی عمران خان کے دور حکومت میں بھی زیر عتاب تھے اور آج بھی غدار کہلاتے ہیں۔ میں اپنے پرانے موقف کو دہراؤں گا، پاکستان کے آئین کی طرف واپس آ جائے۔ آئین کی خلاف ورزی اندھیروں کو جنم دیتی ہے اور اندھیروں کی جیت پر فتح کے جشن منانا بے وقوفی ہے۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے اب تک اتنا ہی۔ مزید سیاسی اپڈیٹس اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام ہڈن ٹروتھ۔ اللہ حافظ۔